हसन के कत्ल होने के 6 दिन बाद मोहम्मद आशिक ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर वो जेल से छूट भी गया। आशिक ने कुछ बयानात नए दिए हैं और हमें इन बयानात में तजाद नजर आता है। बिल्कुल, आशिक कहता तो है कि उसने हसन को कत्ल किया है, मगर हमारा सोर्स कुछ और ही कहता है। उम्मीद है हम इस केस के नतीजे पर जल्द पहुंच जाएंगे। फिलहाल हमें बाबा चौहान नामी एक शख्स की तलाश है। बाबा चौहान, ये वही शख्स नहीं जो हसन की वीडियो में नुमाया तौर पर नजर आ रहा है? जरा दोबारा ना देख लिया जाए। ठीक है, बच्चे जबरदस्ती लाए गए हैं, जितना दामत वाला छोटो काम करने दामत होई है कि नहीं। हां सिर्फ एज ए टू बी पॉइंट गल कर रहे ना, बस वो छोटोगे तू क्यों नहीं क्यों वाला गल ही नहीं एक काम ने कर दिया। यही आदमी बाबा चौहान है जो हसन के बारे में पंचायत में एक अहम पंचायती के तौर पर बैठा था। इसी के डेरे पर आशिक का आना जाना भी था और तारिक भट्ट का भी। यही वो नशे के साथी बने और इसका ताल्लुक अनवर के साथ भी था। आशिक अपनी गिरफ्तारी से पहले इसी के डेरे पर रहता रहा है। अच्छा जी। क्या आपने देखा है कोई ऐसा किरदार जो कत्ल करके आजाद फिरे और कैमरे के सामने अपने जुर्म का इकरार भी करे? जिस जगह पे उसने लड़की को उठा के अंदर फेंका था, उसी जगह पे ले जाकर मैंने उसे मारा। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। SID टीम को मुखबर ने इत्तला दी कि बाबा चौहान है अपने कब्रिस्तान वाले डेरे पर। टीम, उमर ने बाबा चौहान से बातचीत की है। उमर, क्या पता चला आपको? बाबा चौहान से हमें पता चल गया कि हसन का असल कातिल कौन है। बाबा चौहान की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अनीस जाफर चौहान उर्फ बाबा चौहान है। अच्छा, आप ये जो ईशा बच्ची थी, क्या वाकया हुआ था तब? पहले अहले इलाका और मोज़ज़ीन मोहल्ला ने इसको नामालूम पर्चा कटवाया, क्योंकि वो सारे मामले को मैं डील कर रहा था। बट को भी मैंने पकड़ा था, ठीक है। और फिर बिल्ले के साथ इसके कोई भी अजीज या रिलेटिव कोई भी मोहल्ले में नहीं था, मैं अकेला ही चल रहा था। या मेरी ये संगत जो आपको इधर नजर खड़ी आ रही है। हसन को किसने कत्ल किया? क्या मैंने कत्ल किया था उसे, ठीक है। वो मैं कत्ल करके बाइज्जत तरीके से जुडिशनल हो के बाइज्जत बरी हुआ हूँ मैं उसकी। और ये सुलह कराने में किरदार अहले मोहल्ला का उसका है। कैसे मारा आपने उसे? जाहिर पिस्टल से ही मारा था। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, कहाँ लेके गए थे, कहाँ मारा, किस जगह पे? जिस जगह पे उसने लड़की को उठा के अंदर फेंका था, उसी जगह पे ले जाकर मैंने उसे मारा। ये इतने एतमाद से खुद को कातिल क्यों जाहिर कर रहा है? बिल्कुल, ताकि बाद में उस पर कोई इल्जाम ना आ सके। वो मोहल्लेदारों को साथ मिलाकर कत्ल के इल्जाम से भी छूट गया और मोहल्ले में उसका असर और रसूख भी बढ़ गया। बड़ा अहम नुक्ता है आपका अली। अब देखते हैं कि बाबा चौहान और क्या सुना रहा है हमें। आपको क्या लगता है इस मुल्क में कोई कानून नाम की कोई चीज़ है? हाँ है। तो आपने क्यों कत्ल किया? आप कौन होते हैं कि किसी को भी कत्ल करके इंसाफ लेने वाले? मैंने पहले भी कानून के तहत ही बट को पुलिस के हवाले किया था। बट नामजद मुलजम है, बट ने जुर्म किया हुआ है। बट को उस वक़्त का जो सब इंस्पेक्टर लगा हुआ था, जो तफ्तीश कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन, उसके वो भी बट था, कश्मीरी बरादरी थी उसकी, ठीक है। उसने उसका पूरा पलड़ा मारते हुए 20 दिन बाद उसे रहा कर दिया था। मेरी जो तकबूत जितनी भी थी ना, वो सारी मिट्टी में मिल गई। हसन तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ था। अगर गिरफ्तार होता, इस मुल्क के कानून के तहत उसको सज़ा मिलती। आपने तो उसको गिरफ्तार होने से पहली सज़ा, जज भी बन गए, फैसला भी सुना दिया और सज़ा भी दे दी उसको। इसीलिए तो मेरे भाई मैंने 302 का केस भी तो अपने पे लिया ना, किसी और पे तो नहीं हुआ।
बाबा चौहान के डेरे पर जाते हुए हमें तवक्को थी कि इस केस से जुड़े बाकी किरदार भी हमें वहीं मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। टीम ने मकतूल हसन के मामू अनवर को बाबा चौहान के डेरे पर ही पाया। पहले तो उसने कुछ कहने से जान छुड़ाई, मगर बात बन ना पाई। आपको कैसे पता चला कि ये वक़्वा हुआ है? लाश मिली किसी की, तो बिल्ले की बेटी है। अब सारा पूरा इलाका वहाँ गया, हम भी गए देखने के लिए, तो जब देखा तो वाकई वो वहाँ पे था ऐसा मसला। तो हसन का कैसे पता चला कि वो मुलविस है इसमें? चौहान साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हमें आपके भांजे पे शक है, इसका किरदार हमें अच्छा नहीं लगता। हमने कहा ठीक है जी, इससे क्या है, इसकी तफ्तीश करते हैं, पूछ लेते हैं उनसे। उसकी तफ्तीश की, हम 2-4 दिन उससे पूछते रहे, पूछा तो थोड़ा सा उसमें हमें कोई डाउटफुल लगा। अपने तौर पे ये भी उसकी तफ्तीश करते बाहर से, हम भी करते रहे। तो फिर कुछ जो सुराग मुझे कुछ थोड़ा सा लगा, वो मैंने इनसे शेयर किया। इनका बिल्ला जो आज से इनके बच्ची का वाला था, इनके पूरे घर वालों ने वो सारा मामला जो भी ना चौहान के ऊपर छोड़ा था। जब उसने बयान दे दिया अपना, रिकॉर्डिंग भी करवा दी, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? खुद क्यों फैसला किया? मैंने तो फैसला नहीं किया ये। जब उसने बयान दिया मेरे दिल में तो ये बात बड़ी बुरी लगी मुझे। मैं क्या, ये अब बिल्ले की बच्ची है, छोटी बेटी मेरी भी बेटी है। ये बताइए कि आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? पुलिस से रब्ता था, उस दिन उन्होंने पुलिस का मसला था, अगले दिन पुलिस को देना था, जिन रिकॉर्डिंग हुई ना उस दिन अगले दिन पुलिस को उन्होंने देना। अगले दिन क्यों देना था? आपने इतना इंतज़ार क्यों कर रहे थे? आप अगले दिन क्यों देना? वो इसलिए एक मैं उसको कि पूरे इलाके का मसला कि एक ही फैसला था, अगर मैं उसको लेके जाता होता ये मैं मेरे से को भाग जाता। मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि वाज़े तौर पर अनवर ये जवाब नहीं दे सका कि हसन को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया। इसी से हम समझ सकते हैं सर कि हसन के एतराफी बयान की रिकॉर्डिंग से पहले ही उसके कत्ल का प्लान बन चुका था। कत्ल का प्लान या आशिक से पैसे हथियाने का? बहुत अच्छा पॉइंट है। दोनों बातें समझ में आती हैं, मगर मेरी नज़र में एक तीसरी बात भी है। वो क्या? तारिक भट्ट का केस कमज़ोर करने का प्लान। 100% ठीक कह रहे हैं आप। पैसे भी मिल जाएंगे, एनिशाई से जान भी छूट जाएगी, और तारिक भट्ट पर मुकदमा बनेगा तो जस्ट रेप का, बिल्कुल कत्ल का नहीं। ये तो वही बात हुई, आम के आम गुठलियों के दाम। सर एक बात और है, आशिक ने अपनी रिहाई के बदले मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए हसन के मामू अनवर को दिए थे। अच्छा, मगर क्या आशिक ने हसन को मारा था? मारा तो बाबा चौहान नहीं था कि आशिक को जेल से रिहाई दिलाने के पैसे भी मिल जाएंगे और तारिक भट्ट का केस भी कमजोर हो जाएगा। यानी तारिक भट्ट से भी एक खतीर रकम मिलने की तवक्को थी। यकीनन हकायक तो यही जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस सारे मामले में 2 लोगों को फायदा पहुंचता है, एक तारिक भट्ट और दूसरा बाबा चौहान। जाहिर है वो सिर्फ रेप के केस में जेल जाएगा और माला माल हो जाएगा बाबा चौहान। बिल्कुल जी, जबकि तारिक भट्ट ही अगवा, रेप और कत्ल का मुजरिम है। यकीनन दुख की बात यह है कि ईशा की मौत का उसकी बड़ी बहन के दिमाग पर गहरा असर हुआ है और वो सदमे से पागल हो चुकी है। अफसोस। 20 जून को तारिक भट्ट की पेशी थी अदालत में, मगर उसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? वो जिना बिल जबर का मुजरिम कहलाएगा या कत्ल की सजा पाएगा? कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त है। टीम एसआईडी वेल डन। आखिर हमने ईशा केस से जुड़ी तमाम अहम कड़ियां मिला ली और अहम कड़ियां हैं 2। जी, ईशा के रेप और मर्डर में वो 2 अहम कड़ियां हैं, हसन और तारिक भट्ट। बिल्कुल सही। हसन ने एतराफ कर लिया और तारिक भट्ट फरार होने के बाद गिरफ्तार हो गया। मगर हसन का कत्ल भी कर दिया गया था ताकि तारिक भट्ट का केस कमजोर किया जा सके और वो जल्द से जल्द रिहाई पाकर बाहर आ सके। बिल्कुल, मगर पर वक्त इन्वेस्टिगेशन ने ऐसा होने नहीं दिया। हम जान चुके हैं कि तारिक भट्ट ने अपने केस को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और अनवर भी ये बात मान चुका है कि आशिक और तारिक भट्ट दोनों बाबा चौहान के डेरे पर नशा करते थे और ये नशा उनके दरमियान झगड़े का सबब बना और ये झगड़ा हमारे मुताबिक ईशा के अगवा, रेप और कत्ल की वजह बना। बिल्कुल ठीक। मगर एक हंसता बसता घर नशे की लानत की वजह से एक मासूम बच्ची से महरूम तो हो गया ना।
अफसोस। तारिक भट्ट जेल में जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस बात की खबर रखना होगी कि अदालत उसे सजा क्या देती है। बिल्कुल ठीक। टीम SID, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। नशे की लानत और हवस ने एक मासूम जिंदगी का खात्मा कर दिया। याद रखिए, अच्छी तरबियत और बेहतर सोबत इंसान को जुर्म से दूर रखती है। अगर आप भी किसी जुर्म का शिकार हैं तो SID को बताएं, हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पे भी पैगाम भेज सकते हैं, facebook.com/SI डिपार्टमेंट। याद रखिए, जब बात हो जुर्म की तो तफ्तीश करेगी टीम SID।